दोस्तों, हम इस वीडियो में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको समझने का कोशिश करेंगे। उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो क्यों लिखी गई या उससे क्या मतलब था। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, ये फिलॉसफी है, ये की है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे वो क्या बात कहना चाहते थे, बेसिकली हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उन चीज़ों को इंडिकेट करती है। जब संविधान की प्रस्तावना रखी जा रही थी, जब वो ऑब्जेक्टिव प्रपोज़ल नेहरू ने रखा, तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक सिर्फ घोषणा नहीं है, ये एक संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक इस तरह की घोषणा है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, हम दृढ़ निश्चय हैं, हम एक तरह से प्लेज लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक वचन लेते हैं, यानी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं और हम लोग डेडिकेट हैं। जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो चीज़ें हम पूरी करेंगे, हम इसके लिए डेडिकेटेड हैं। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियोस में, हम भारत के लोग, ठीक है, ये पहला वाक्य है। माना कि ये लिया अमेरिका के संविधान से है, लेकिन ये एक छोटा सा जो फ्रेज है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये क्या इंडिकेट करता है? ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो ये संविधान है ये भारत के लोगों ने लिखा है, भारत के लोगों के लिए। और ये दिखाने की कोशिश है कि इतने सालों का जो विदेशी शासन था, जो ब्रिटिश शासन था, उससे उलट अब भारतीय अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत या अपना जो प्रेजेंट और फ्यूचर वो खुद लिख रहे हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है। और हम भारत के लोग, लास्ट में जो एक लाइन है उससे आपस में जुड़ती है, जिसमें ये लिखा है कि हम भारत के लोग, बीच में बहुत सारी चीज़ें इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप लास्ट में जाओगे तो उसमें लिख रखा है कि हेयर वाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, हमें इन शुरुआत और लास्ट के अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये कैसे दिखाता है। जब हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है तो ये दिखाता है कि संविधान में, इस संविधान के अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं उसका सोर्स भारत के लोग हैं। हम किसी के अधीन नहीं हैं। और जो भारत के नागरिक हैं वो इस संविधान को फॉर्म्ड करने वाले और इस संविधान को अडॉप्ट करने वाले, इस संविधान को इनैक्ट करने वाले और अपने आप को यह संविधान देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात वी द पीपुल है। दुनिया के बहुत सारे संविधानों में गॉड के नाम से प्रस्तावना शुरू होती है। भारत के संविधान में भी इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई कि हमें गॉड का नाम देना चाहिए। बंगाल में तो ये हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम काली को मानते हैं, हमें गॉडेस का नाम देना चाहिए। लेकिन अम्बेडकर, नेहरू इस बात पे थे कि नहीं, जो हमारा संविधान है ये भारत के लोगों के लिए है, वी द पीपल के लिए है। तो ये हमारे रिपब्लिक होने का, हमारे गणतंत्र होने का सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन है, ये पर्टिकुलर फ्रेज। उसके बाद कहता है कि जो हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, हम ये समझेंगे वो क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन। एक शब्द है सोवरेन, जिसको बोलते हैं संप्रभु। बेटा, संप्रभु का मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वो देश सबसे बड़े जो डिसीजन लेगा, जो निर्णय लेगा, उसके मामले में स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। क्यों ये कहा गया? क्योंकि इससे पहले निर्णय लंदन में लिए जाते थे। अब ये कहा गया कि हम संप्रभु हैं, यानी कि इस देश के लोग संप्रभु हैं और जो भी सर्वोच्च पॉलिटिकल पावर है, सर्वोच्च सत्ता जो होगी वो लोगों के पास होगी। तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है सोवरेन। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे, कॉमनवेल्थ, आपने नेशंस का नाम सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम हमारे भी होते हैं, उन लोगों ने, जैसे कनाडा है, ये देश अभी भी ब्रिटेन के सम्राट के प्रति निष्ठा रखते हैं। और भारत ने कहा नहीं, हम सोवरेन रहेंगे और हम आज से आपके सम्राट के प्रति नहीं, बल्कि भारत के लोगों के प्रति निष्ठा होगी और भारत के लोग ही अल्टीमेटली सर्वोच्च सत्ता उनके पास होगी। तो जो आपका शब्द है सोवरेन या संप्रभु, इसको इंडिकेट करता है। भारत का जो मूल संविधान था उसमें सेकुलरिज्म का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा संशोधन किया भारत के संविधान में और 3 महत्वपूर्ण शब्द भारत के संविधान में जोड़े, जिसमें एक था आपका पंथ निरपेक्षता, या जिसके बारे में लिख रखा है कि पंथ निरपेक्ष, दूसरा था सोशलिस्ट और तीसरा था इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए।
और उसके बाद इंदिरा गांधी हारी, दूसरी सरकार आई जनता दल की, उन्होंने संविधान में बहुत सारे चेंज किए, अंडू किए गए चेंजेस, लेकिन इन 3 शब्दों को टच तक नहीं किया, क्योंकि ये सहमति थी कि भारत एक जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, या जो इंटीग्रिटी वाला है, जिसको हम पंथ निरपेक्ष से पहले शुरुआत करते हैं, ये चीज़ें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, बावजूद इसके कि भारत का संविधान में ऐसे प्रोविजंस हैं जो उसके पंथ निरपेक्ष की बात करता है। पंथ निरपेक्ष को हम ऐसे समझें कि जो भारतीय स्टेट होगा, जो भारत का राज्य होगा, राज्य का मतलब देश या सरकार, वो सारे धर्मों से एक तरह से रिलीजियस न्यूट्रल रहेगी। यानी कि जैसे हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, श्रीलंका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, स्टेट का रिलीजन है, या पाकिस्तान या बांग्लादेश इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट या उस देश के जो उच्च पद होंगे उसमें आपको बौद्ध धर्म या इस्लाम को फॉलोअर करना जरूरी है। भारत में ये बाध्यता नहीं है, भारत में धर्म के मामले में राज्य तटस्थ रहेगा। यूरोप के सेकुलरिज्म से जरा सा अलग है। हम ये कहते हैं कि हम सारे धर्मों से उचित दूरी बनाते हुए सारे धर्मों को भारत की ज़मीन पे फलने फूलने का मौका देंगे। अगर हम कभी भारत के फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो उसमें ये बात दी गई है कि भारत अपने नागरिकों को कोई भी धर्म मानने, उस धर्म का प्रचार करने और उस धर्म को ही प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है। ये भारत का पंथ निरपेक्ष है, यानी सारे धर्मों से बराबर की दूरी करेंगे। ये सिद्धांत भारत ने अपने संविधान में अपनाया है और इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया। हमारे संविधान बनाने वालों को इसकी बहुत चिंता थी कि धर्म जो है पब्लिक स्पेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो वो ये इस बात को मानते थे कि धर्म हो, लेकिन जो सरकारें हैं वो धर्मों से किसी एक धर्म की तरफ नहीं झुकेंगी, सब धर्मों का सम्मान करते हुए और सबको फलने फूलने का मौका देंगी। तो ये हमारी पंथ निरपेक्षता है, जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। इस पहले वाले भाग में एक महत्वपूर्ण शब्द और है जिसे कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता अपनी खुद सत्ता में भागीदार होती है। किसी भी शख्स को भारत में इलेक्शन लड़ने, हर एक शख्स को वोट देने का अधिकार है। हमारे यहाँ शुरुआत से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसको हम वयस्क मताधिकार बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग वोट दे सकते हैं, सब लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स, कलर, आपकी इकोनॉमिकल जो प्रोफाइलिंग है वो कैसी भी हो, ये मैटर नहीं करता। दूसरा, जब हम रिपब्लिक कहते हैं तो रिपब्लिक का मतलब है कि भारत का, जब हमने रिपब्लिक कहा 1949 में, जब हमने अपने आप को रिपब्लिक माना, तो हमने ये कहा कि हमारे देश की जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जो उसका हेड होगा वो जनता से ही निर्वाचित होगा, बल्कि कोई हेरिडेटरी, कोई वंशज नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में महारानी है अभी तक एलिजाबेथ सेकंड, जापान में किंग है, मलेशिया में किंग है, ठीक है। तो अभी तक उनके नाम पे, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतंत्र का या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मदर या फादर ब्रिटेन को बोला जाता है, लेकिन बावजूद उसके उनके वहाँ पे राजा है, लोग राजा के प्रति लॉयल्टी करते हैं। बिल्कुल हमने कहा कि नहीं, हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख होगा यानी राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होगा, इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करना, सिर्फ वोट ना देना, बल्कि गवर्नमेंट के हर एक प्रोसेस को, उस पर सवाल करना, उस पर पार्टिसिपेट करना, सरकारों से सवाल पूछना, ठीक है। ये सारी प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम आगे भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक राज्य की बात नहीं है कि इलेक्शन से सरकार चुनी जाएगी, बल्कि सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक होगी, हमारा घर भी डेमोक्रेटिक होगा। शायद इस तरह के समाज की भी परिकल्पना कर रहे थे। उसके साथ फिर ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ऐसा देश बनाने के लिए हम समस्त नागरिकों को, जो भारत के सारे सिटीजन्स हैं, हम उनको क्या देना चाहेंगे, जस्टिस। उसने लिख रखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की बात करी है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल न्याय का मतलब है कि पब्लिक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें सब बराबर है, सबको वोट देने का अधिकार है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या कोई भी शख्स इलेक्शन में खड़ा होकर इलेक्शन जीत सकता है। तो इसको मान लिया गया कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट है। अब आई इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिपेंडेंट। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट है कि हर शख्स को अपनी आजीविका और अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक संसाधन मिलेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब अन्याय होना नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक अवसर बराबर हों, सब लोगों को आर्थिक स्पेस मिले। जब हम अपने देश में बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश के 90% संसाधनों पर अगर 1% आबादी के पास है और देश की
90% संसाधन 1% आबादी के पास है और 99% आबादी के पास अगर देश के 10% संसाधन है, तो हम देखते हैं कि संसाधनों का बराबर बंटवारा न होना भी आर्थिक अन्याय है। तो हमें मिला है या नहीं मिला है, इसको हमें आज के दिन विवेचना करना चाहिए। लेकिन एक और है सोशल जस्टिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो भी आपकी सोशल बैकग्राउंड है, आप बाई एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, आप किसी धर्म में पैदा होने के कारण, किसी जाति में पैदा होने के कारण, किसी जेंडर में पैदा होने के कारण, किसी पर्टिकुलर रीजन्स में पैदा होने के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे भारत में एक जाति के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लिंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो हमारे संविधान ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपने नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। और ऐसा अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट तो मिल गया है, लेकिन इकोनॉमिकल एंड और सोशल इंडिपेंडेंट जब तक नहीं मिलेगा तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। और अभी हम इन आदर्शों से दूर हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना ने हमसे कहा था। तो इस वीडियो में हम जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट तक ही बात करते हैं। थैंक यू।